तो बच्चों आज हम आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेके। ठीक है, जिसमें हम लेक्चर नंबर 1 के बाद के टॉपिक्स को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना था। लेक्चर नंबर 2 में बच्चों हम आज शुरुआत करेंगे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ की बात करेंगे। देखो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ओम्स लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आई एंड वी के बीच का रिलेशन देता है। आई एंड वी के बीच का रिलेशन देता है कि ये दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं। आई और वी के बीच को आपस में जोड़ता है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V वोल्टेज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा V होगा, ऐसा ये कहता है। बच्चों एक बात इसमें ध्यान रखनी है, डेफिनेशन लिखते समय अगर एग्जाम में आ गया ओम्स लॉ लिख दो तो कभी उल्टा नहीं लिखोगे। ये नहीं बोलोगे कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये कभी गलती नहीं करोगे। हमेशा बच्चों ऐसा लिखोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। क्योंकि बच्चों ना, जब इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा? तो इसका मतलब है करंट वोल्टेज पे नहीं डिपेंड कर सकता, समझ रहे हो? पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करती है करंट पे। तो ये क्या कहता है? ये कहता है बच्चों एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब होता है हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं हमेशा फिजिक्स के अंदर। तो एक टेम्परेचर कांस्टेंट लेके, तो ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the electric potential difference is electric potential difference, जिसको तुम लोग V से दिखाते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V is directly proportional to the is directly proportional to the electric current I। ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। अच्छा इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जान लेते हैं क्या होता है। मैंने कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यही मतलब होता है इसका। उल्टा नहीं लिखोगे बच्चों, हाँ कभी आई कभी V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखोगे। बात वैसे एक ही होती है, मैथमेटिकली एक होती है ना, फिजिक्स के हिसाब से एक नहीं है वो, समझ रहे हो बात? ठीक है। अच्छा एक बात की जानकारी तुम लोग को बहुत अच्छे से और बहुत लंबे समय से है बच्चों। क्या है वो बात? कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और उसके बदले इक्वल्स टू आता है तो वहां पे हमेशा एक कांस्टेंट जुड़ता है। यहां पे भी एक कांस्टेंट आएगा बच्चों R और I एज इट इज। ठीक है। अच्छा लिखना पड़ेगा ये R क्या है, बताना पड़ेगा बच्चों। वेयर R इज अ कांस्टेंट, where R is a constant and is known as, R एक कांस्टेंट है बच्चों और किस नाम से जाना जाता है? ये रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस। अच्छा ये क्या होता है उसकी बात अगले टॉपिक में हम करेंगे। फिलहाल एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस नाम से जानते हैं। ठीक है, कांस्टेंट है। अच्छा तो हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा RI के बदले, मैं इसको V इक्वल टू आई इंटू आर भी लिख सकता हूं, IR भी लिख सकता हूं, ताकि अच्छा लगता है बच्चों सुनने में। ठीक है, बाकी RI भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे चैप्टर का ये अगला फॉर्मूला बच्चों आ चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओम्स लॉ से हमने इसको डिराइव किया है, मतलब निकाला है।
ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है अगर उसकी बात करूं तो ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें क्या क्या है मैं लिख देता हूं इसी के बगल में। V तो सबको पता है, V इक्वल टू क्या है यहां पे, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। I क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। R तो मैंने अभी ऊपर ही लिखा है वैसे, लेकिन दोबारा से लिख देते हैं। R इक्वल टू क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आया है, बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, एक काफी हमारा यूज होता है बच्चों फिजिक्स में, इस चैप्टर में काफी बार यूज होगा। अब बच्चों चलते हैं आगे की तरफ को, इसके बाद आगे की तरफ को मैंने कहा क्योंकि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों बराबर बढ़ते हैं या बराबर घटते हैं, तो मैंने कहा मैं एक ग्राफ बना सकता हूं V और I के बीच का, जो कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा होता है देख लो, VI ग्राफ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों, VI ग्राफ। हम जो अब बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं VI ग्राफ। सुनना ध्यान से बात, ठीक है। VI ग्राफ, एक ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। मान लो ये मेरी y एक्सिस है, और मान लो ये मेरी x एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं एक्स एक्सिस में हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिख रहे हैं, ठीक है, V, ठीक है ना। और बच्चों हम लोग y एक्सिस में इलेक्ट्रिक करंट को लिखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट को लिखने वाले हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट को लिखने वाले हैं हम लोग इस वाली एक्सिस में, ठीक है। ये हमने इसको बढ़िया करके मार्क कर दिया है। यहां पे हम लोग मार्क करेंगे बच्चों करंट I, ठीक है, I मार्क करेंगे। अब सुनो बच्चों, इसको कहते हैं बच्चों VI ग्राफ, जिसको मैं अब बनाने जा रहा हूं। मान लो ये मेरा ओरिजिन है, जहां पे V भी 0 है, I भी 0 है। मैंने कहा जैसे जैसे V बढ़ेगा उतना उतना I बढ़ेगा, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि 45 डिग्रीज पे होगी। 45 डिग्रीज पे, देखो मैं बनाऊंगा, मैं 45 डिग्रीज का ही बनाऊंगा। ये देखो ये 45 डिग्री, मैं इसको 45 डिग्री ही करूंगा। कम हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा 45 डिग्रीज। तो ये 45 डिग्रीज पे एक लाइन बनाऊंगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना वो बढ़ रहा है उतना ही वो बढ़ रहा है, तो 90 डिग्री एंगल है दोनों में, आपस में बैठ गया 45 45, ठीक है। अच्छा, तो इसको कहते हैं बच्चों VI ग्राफ। क्या कहते हैं इसको, VI ग्राफ। तो कहते हैं VI ग्राफ इज ऑलवेज VI ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, सीधा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। VI ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बच्चों कुछ ऐसा दिखता है बच्चों VI ग्राफ, ठीक है। VI ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है,
क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, यहां पे जीरो है, ठीक है ना, करंट जीरो था तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो ही होता है। तो ये मेरा बच्चों ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ का एक एक्सप्रेशन मेरे पास आया है जिसमें एक नया टॉपिक मुझे मिल गया है जिसको रेजिस्टेंस हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा वीआई ग्राफ की बात करेंगे। मैंने कहा वीआई ग्राफ जो होता है ओम्स लॉ का, वो उसमें आई और वी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं क्योंकि, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमेशा बनता है। एग्जाम में तुम्हें टिक करने को कहेगा कि इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो वीआई ग्राफ है फॉर अ कंडक्टर जिसमें कि करंट वी है और पोटेंशियल डिफरेंस आई है। तो तुम वो ग्राफ चुनोगे जिसमें ओरिजिन से एक लाइन जा रही हो 45 डिग्रीज पे। कई बार वो 45 डिग्रीज पे बनाएगा लेकिन वन से इधर कहीं बीच से या नेगेटिव से या नीचे से बनाने लगेगा, है ना। किसी में कर्व बना देगा, कर्व, किसी में ऐसा कर्व बना देगा, पैराबोला बना देगा, हाइपरबोला बना देगा, इस टाइप का। ऑल्दो तुम बहुत फैमिलियर अभी हाइपरबोला से नहीं होगे, पैराबोला तुम्हारे लिए है, क्वाड्रेटिक में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऐसी चीजें बना देते हैं वो लोग। तो मेरा ये वीआई ग्राफ हो गया है, ठीक है। बच्चों अब आगे की तरफ चलते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले 1 मिनट के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, तुम लोग नोट करो, ठीक है, नोट करो और उसके बाद हम फिर बात करते हैं। पॉज कर लो बच्चों वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा कर लिया होगा हमारे कुछ सेकंड्स बाहर जाने में, ठीक है। बच्चों अब हमें चलना है रेजिस्टेंस की तरफ को। किसकी तरफ को? मेरा अगला टॉपिक जो है रेजिस्टेंस। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है रेजिस्टेंस, कैपिटल आर। इसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा, इसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा आप लोगों को। तो रेजिस्टेंस बच्चों क्या होती है? पहले तो नाम में समझ आ रहा है कि भैया कोई चीज हमें रेजिस्ट कर रही है, रोक रही है। रेजिस्टेंस मतलब पिछले साल क्लास में 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा फ्रिक्शन। दो बॉडी जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती थी तो उनके बीच में एक फोर्स लगता था, फ्रिक्शनल फोर्स, जो अपोज करती थी मोशन को। एक बॉल फेंको, कुछ देर बाद जाके जमीन में जाते 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 रुक जाती है। क्यों रुकती है? समझ रहे हो? सॉरी। तो क्यों रुकती है? तो बच्चों फ्रिक्शन की वजह से। तो ऑब्स्ट्रेगल, रुकावट। तो करंट के फ्लो में रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। करंट के फ्लो में अगर रुकावट आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है, उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो एन ऑब्स्ट्रेगल इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है एन ऑब्स्ट्रेगल, एन ऑब्स्ट्रेगल, रुकावट, इन फ्लो ऑफ, एन ऑब्स्ट्रेगल इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट is known as a resistance. Obstacle in flow of electric current is known as a resistance. तो करंट के फ्लो में रुकावट को बच्चों क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है, इज नोन एज अ रेजिस्टेंस। बात खत्म। अच्छा, रेजिस्टेंस आती कहां से है? आती कहां से है बच्चों? रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की। किसकी? कंडक्टर, तार की। अच्छा, तार की कैसे होती है? अच्छा, और किस चीज की रेजिस्टेंस हो सकती है? रजिस्टर की। रजिस्टर, रजिस्टर एक डिवाइस है। देखो बच्चों, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर कुछ नहीं है, कुछ ऐसा दिखने वाला एक डिवाइस है। बनाते हैं बच्चों, मैंने कहा मैंने कहा स्पीड ब्रेकर जैसे बना दो ना करंट के फ्लो में। ये देखो, ये देखो बच्चों, इस तार की कोई रेजिस्टेंस होगी आर, आर। अच्छा, फिलहाल ये मेरे लिए क्या हो गया? रजिस्टर। रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस मतलब क्या? रुकावट। कौन रुकावट पैदा करेगा? रजिस्टर पैदा करेगा रुकावट। रजिस्टर करंट को रोकेगा, रोकेगा। ये इसका सिंबल होता है बच्चों, सिंबल, ठीक है। ये मेरा क्या है बच्चों? रजिस्टर। और इस रजिस्टर की ही रेजिस्टेंस होती है। यह है बच्चों रजिस्टर, ठीक है। यह है बच्चों रजिस्टर, उसको कहते हैं रजिस्टर।
इसको साइड में डाल देते हैं, इसको रजिस्टर कहते हैं बच्चों। अच्छा, अब दुविधा यह है कि ये रजिस्टर है, रेजिस्टेंस को दिखाते किससे? आर से। ये तुम्हें बताया नहीं गया लेकिन तुम्हें पता है, ठीक है ना। रजिस्टर की रेजिस्टेंस को या रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? आर से। मैंने कहा रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक हो गया। एसआई यूनिट भी बता ही देते हैं। मैंने कहा एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम बच्चों, ओम, OHM, ओम। ठीक है ना। ओम इसकी एसआई यूनिट होती है, बल्कि ओम इसकी एसआई यूनिट होती है और इसका एक सिंबल होता है। जैसे रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है ओम होती है, उसका एक सिंबल भी होता है, सिंबल ओम को डिनोट करने के लिए। जिस प्रकार करंट को आई से दिखाते हैं ना, ऐसे ही इसको आर से दिखाते हैं। ये मैंने ओम का सिंबल बना दिया बच्चों, ये मेरा ओम का सिंबल है। ठीक है, ये मेरा ओम का सिंबल है। तो ये भी हो गया जी। अच्छा, एक फॉर्मूला बन सकता है फिर यहां पे, बेसिक फॉर्मूला पिछले वाले ओम्स लॉ से। सुनना, एक और चीज बना देते हैं। मैंने कहा फ्रॉम ओम्स लॉ हमें मिला था V इक्वल टू आई इंटू आर। तो R हो जाएगा बराबर V अपॉन आई। रेजिस्टेंस जो होता है वो V और I का एक रेशियो होता है और वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्या आता है? कांस्टेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। ये बात ओम्स लॉ में हमने लिखी है बच्चों, साफ। ठीक है, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, जो कि एक कांस्टेंट होता है। तो फिलहाल एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला हमारे पास और आ चुका है, जिसको हम बॉक्स में एनक्लोज कर ले रहे हैं, कभी जरूरत होती है इसकी। ठीक है, ठीक हो गया। तो एक फॉर्मूला हमें और मिल चुका है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है हमें यह भी पता चल गया है बच्चों। अच्छा, अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। इसके बाद और क्या हो सकता है इसके अंदर? मैंने कहा अब हो सकता है बच्चों की रेजिस्टेंस जो होती है, जो रेजिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं, ये किन बातों पे डिपेंड करती है, किन बातों पे, है ना। रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करती है, इसके बारे में बात करते हैं। उसको कहते हैं बच्चों फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करती है, कब कम होती है, कब ज्यादा होती है, किन किन बातों पे डिपेंड कर सकती है, उसकी भी बात करेंगे। तो मैं यहां पे तो नहीं लिखता क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी उसके लिए, और एक और नया टॉपिक रेजिस्टेंस के अंदर ही इंट्रोड्यूस होगा अभी कुछ देर के अंदर, तो मुझे थोड़ा अगला पेज पूरा खाली चाहिए होगा। तो तुम लोग एक काम करोगे, मैं कुछ सेकंड्स के लिए फिर से बाहर जा रहा हूं बच्चों, नोट कर लोगे इसको। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं ऐसा आप लोगों ने कर लिया होगा। अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 काफी न्यूमेरिकल वाली होने वाली है, उसमें न्यूमेरिकल्स काफी आएंगे बच्चों। हम अभी थोड़ा थ्योरेटिकल अप्रोच रख रहे हैं ताकि थ्योरी थोड़ा सा हम निपटा पाए। मैंने कहा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, या रेजिस्टेंस किसकी? ऑफ अ कंडक्टर। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर्स on which resistance of a conductor depends। ठीक है, डिपेंड्स। देखो क्या फैक्टर्स होते हैं, सुनेंगे बात आराम से सुनेंगे। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं देखो, किसी तार की रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करती है, मेरी बात सुनना। मान लो
मैं इस कंडक्टर की इतनी देर से बात कर रहा था, मान लो ये है वो कंडक्टर जिसकी मैं यहां बात कर रहा हूं, तार है ये, ऐसी होती है, ठीक है। मान लो ये है वो कंडक्टर। इस तार में बच्चों कुछ चीजें होंगी, जैसे कि मार्क करता हूं, जैसे कि इसकी लेंथ, जैसे कि इसकी लेंथ, कुछ तो इसकी लेंथ रही होगी ना बच्चों। मैंने कहा इसकी कुछ तो लेंथ रही होगी, सही कह रहे हैं, इसकी कुछ तो बच्चों लेंथ रही होगी ना, कुछ ऐसी। अच्छा, दूसरी चीज जो हम यहां डिस्कस कर सकते हैं इसकी, मैंने कहा लेंथ के साथ साथ इसकी कुछ तो मोटाई होगी। मोटाई कितना मोटा है ये देखो बच्चों, मैं येलो से शेड कर रहा हूं। इसको कहा जाता है बच्चों, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या कहा जाता है? कैपिटल ए। इसको कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया, रुक जाओ बच्चों, ए लिख देते हैं यहां पे, ठीक है। नीचे लिख देंगे ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बाद में लिख देंगे, ठीक है। ठीक हो गया। तो एक तार की बच्चों रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करती है? मैंने कहा तार की लंबाई पे। क्यों? क्योंकि जितनी लंबी तार होगी उतनी ज्यादा वो रुकावट डालते रहेगी जगह जगह पे। समझ रहे हो बात? तो कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। तो पहला पॉइंट नंबर 1, मैंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, resistance of a conductor is directly proportional resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor। लेंथ को किससे दिखाते हैं यहां पे हम? L, लेंथ ऑफ द कंडक्टर की लेंथ पे। इसका मतलब है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। पहला चीज आ गया। दूसरा बच्चों, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तार की मोटाई पे। एक बात सोचो बच्चों, ऐसा मान लो करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के दुश्मन है। क्यों? करंट के फ्लो में रुकावट है ना। अरे यार, जो तुम्हारे काम में रुकावट डालेगा वो तुम्हारा दोस्त होगा, वो हमेशा तुम्हारा दुश्मन ही होने वाला है। तो करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। करंट रेजिस्टेंस उल्टे, करंट ज्यादा रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, ठीक। तार मोटी होगी, मोटी तार ज्यादा करंट ले जाएगी, कम करंट लेके जाएगी, ज्यादा करंट लेके जाएगी। ऑब्वियसली बच्चों ये तो तुम्हें पता ही है ना। जितना नॉर्मल मोबाइल का चार्जर देखना पतला सा होता है, एसी की तार देखना मोटी सी होती है ना। तो जितना ज्यादा करंट होता है बच्चों, मतलब है उसमें रेजिस्टेंस कम होती है। मतलब उल्टा, इनवर्स होता है एक दूसरे का, रेजिस्टेंस और करंट। तो यहां पे भी यही होता है। मोटा तार तो उसमें ज्यादा करंट, मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम। मोटा तार मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बहुत प्यारी सी बात है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बहुत ही प्यारी सी बात है। जितना मोटा तार उतना कम उसका रेजिस्टेंस, जितना पतला तार उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस। तो मैंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मैंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लो, आ भी गया ये बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है ना। ठीक हो गया। इससे क्या साबित होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, ठीक है। अच्छा, ये भी बच्चों क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट की तरफ। अरे सर जी ने तो दो ही बातें बताई थी, 2 पॉइंट लिख दिया, तीसरा पॉइंट क्यों लिख रहे हैं ये? तुम तो ये सोच रहे होगे ना, सर जी ने तो 2 ही बातें बताई थी। तो चलो तीसरी बात बताते हैं। ये तार पे भी तो डिपेंड करता है बच्चों, तार किस चीज की बनी है। समझ रहे हो?
प्लास्टिक की तार ले लो, करंट जाने नहीं देगी, पूरा करंट रोक देगी, इंफिनिटी रेजिस्टेंस, रोक जाने ही नहीं देगी करंट। अच्छी तार ले लो, कॉपर की ले लो, इजीली जाने देगी, एल्यूमिनियम की ले लो, जाने देगा, कॉपर का और अच्छे से जाने देगा, जितना अच्छा मेटल या कंडक्टर लोगे उतना इजीली जाने देगा। तो बच्चों एक बात पता होनी चाहिए यहां पे, बेस्ट कंडक्टर होता कौन है सर? बेस्ट कंडक्टर सिल्वर सर, सिल्वर 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 मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ज्ञान की बात और मिल गई हम लोगों को, ज्ञानवर्धक बात है, लिख देते हैं, लिख देते हैं। मैंने कहा सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम में आएगा तो हम लिख देंगे सर जी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लिख देना चाहिए, एग्जाम में आएगा तो सर जी ने बताया था, याद रखना। ठीक है, ठीक हो गया। एक बात हमें ज्ञानवर्धक और पता चली, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो मैंने कहा किस बात पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। कैसे? डायरेक्टली इनवर्सली पता नहीं, मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो हमें नहीं पता, हम तो बस बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। हमें बोला था किस पे डिपेंड करती है, मैंने कहा उस पर भी करती है। एक बात और लो जोड़ दी, मैंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, प्यारी सी बात है, बच्चों की शिकायत रहती है कि हमें सभी बातें बहुत प्यारी लगती हैं, तो हमें चीजें अच्छी ही लगती हैं बच्चों, तभी हमें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, बहुत प्यारी सी बात बताएंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज, या ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, सॉरी इज नहीं, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑल्सो, इस पे भी डिपेंड करता है, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक हो गया। तो मेरी बात सुनना, अब मैंने क्या किया बच्चों, एक अच्छी चीज करेंगे, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, पहले आप लोग इतना नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो, हम थोड़ी देर कुछ सेकंड्स के लिए बाहर जा रहे हैं स्क्रीन से, कुछ सेकंड्स के लिए बच्चों हम बाहर आ गए हैं, ठीक है ना। अब उम्मीद करते हैं कि तुम लोग इसको नोट कर लोगे इतनी देर में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे की तरफ, एक नई चीज बताने के लिए, ठीक है। ऑल्दो इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से हम अगले लेक्चर नंबर 3 में समझेंगे, लेकिन अभी हम एटलीस्ट एक चीज ड्राइव तो करें। क्या बोला हमने? हमने कहा वीनो, अभी जो पीछे पड़ा था उसी के उसमें बोल रहे हैं, वीनो अभी पीछे पड़ा था बच्चों। क्या? पहली दो बातें, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ये दो बातें हमने पढ़ी थी। मैंने कहा वी नो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ये दो बातें पढ़ी थी। मैंने इन दोनों चीजों को जोड़ दिया फ्रॉम 1 and 2। मैंने कहा तो इससे आ जाएगा आर जो है वो L अपॉन ए के प्रोपोर्शनल है, L अपॉन ए, ठीक है ना। L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तभी L ऊपर है ए नीचे है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा। अब सुनोगे बात को बच्चों, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए से हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया। सबको जानकारी है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो उसके बदले एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है बच्चों? कांस्टेंट। यहां पे भी आएगा, मैंने एक डिजाइन सा बनाया है, देखो आपके लिए नया होगा। रो कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको? रो, RHO, रो। अच्छा ये क्या है? वेयर रो इक्वल टू कांस्टेंट,
रो क्या है बच्चों? कांस्टेंट है एंड इज नोन एज रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं बच्चों इसको? इसको बोलते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी। अब ये क्या होती है ये जानकारी कुछ समय में हमें धीरे धीरे हासिल होगी। फिलहाल रेजिस्टेंस का हमारे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला और आ चुका है जो दिखने में थोड़ा सा डेंजरस सा लग रहा है। हाँ बच्चों, इसके न्यूमेरिकल्स भी थोड़े अच्छे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक ही स्टार्ट होगा रेजिस्टिविटी से। हम रेजिस्टिविटी ही पढ़ेंगे बच्चों अगली वीडियो में। तो मैंने कहा ये रो जो है इसको रो कहते हैं, यहां रख देते हैं, आप लोग समझदार लोग हो, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, जिसमें कि इसको रिलेशन कहते हैं रेजिस्टेंस की विद लेंथ एरिया और क्रॉस सेक्शन के बीच की एंड रेजिस्टिविटी। अच्छा, ये रेजिस्टिविटी क्या होती है ये भी हम लोगों ने अभी समझना है स्लोली स्लोली, लेकिन इस वीडियो में नहीं। हम नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों अब ना कुछ न्यूमेरिकल करने का भी समय आने वाला है। जैसे ही मैं रेजिस्टिविटी पढ़ा दूंगा उसके बाद हम कुछ टाइम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे उस लेक्चर में। पूरा एक रेजिस्टिविटी पढ़ाएंगे और अगले लेक्चर नंबर 3 में उसके बाद न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। कुछ बच्चों की बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट आई है, बच्चे मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, फेसबुक में भी मैसेज कर रहा है, कमेंट्स भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है, हम देखते हैं। तो बच्चों ये मेरा एक टॉपिक था। आज हमने जाना ओम्स लॉ क्या होता है, उसका वीआई ग्राफ, उसके बाद हमने जाना रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला और रेजिस्टेंस कैसी दिखती है इन सर्किट डायग्राम। उसके बाद बच्चों हमने जाना किन बातों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, एक ज्ञानवर्धक बात भी जानी थी। उसके बाद बच्चों मैंने एक फॉर्मूला बनाया अपने पुराने ही जिन बातों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसी से एक फॉर्मूला बनाया, रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो मतलब रेजिस्टिविटी। बच्चों को दिक्कत यह है सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क आज तक समझ नहीं आया। हम समझाएंगे लेक्चर नंबर 3 में, बहुत प्यारे तरीके से समझाएंगे, किसी को ना समझ आए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और रेजिस्टिविटी समझाते ही हम लोग कूद जाएंगे बिल्कुल न्यूमेरिकल्स की तरफ, जिसमें 8-10 बढ़िया प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक तक के हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी के बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत अच्छे से। एनसीईआरटी में इनफ न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, मतलब अगर मैं पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की वीडियो बना दूं इस चैप्टर की तो 3 घंटे के आसपास की वीडियो बन जाए। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर तो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 3 में बहुत ही जल्द, ठीक है ना, बहुत ही जल्द। और अलोंग विद बहुत ही जल्द मैथ्स के भी लेक्चर्स के साथ, क्लास 10th के बहुत ही जल्द, क्लास 11th के मैथ्स के लेक्चर्स बहुत ही जल्द, क्लास 12th के भी मैथ्स के लेक्चर्स के साथ हम वर्क कर रहे हैं उस पे बच्चों, क्योंकि इतना टाइम निकालना बहुत टफ होता है अपने शेड्यूल से कि रिकॉर्ड करने को अलग से समय निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो, हमारा आपको पसंद आया हो पढ़ाना, कुछ भी चीज पसंद आई हो, तो प्लीज कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा अपने साथ के बच्चों को जो यहां रहते हैं बाहर रहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाओ और आगे बढ़ाओ इस वीडियो को। कमेंट्स करो, कोई दिक्कत लगती है, कुछ पढ़ाई में हेल्प करनी है, ठीक है ना, तो कमेंट्स करो, ठीक है। और सब्सक्राइब करवाओ लोगों से और बच्चों से पढ़ने को बोलो, जो 10th के बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा उन तक ये वीडियो पहुंचाओ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। और किसी को वीडियो ढूंढने में अगर कोई दिक्कत आती है तो बच्चों से चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में चैप्टर्स के नाम हमने बहुत प्रॉपर मेंशन किए हैं, तो इजीली मिल जाएगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं जल्दी लेक्चर नंबर 3 पे।